तक ना आप मेहनत करते हैं आप कामयाब नहीं हो सकते। तो इसके अंदर खुद नेगेटिविटी है, तो लिहाजा डबल नेगेटिव इस्तेमाल नहीं होगा। नेक्स्ट है लिस्ट। लिस्ट का मतलब है ऐसा ना हो कि, इसके अंदर भी नेगेटिव है। ऐसा ना हो कि, लिस्ट का मतलब है ऐसा ना हो कि। सो वर्क हार्ड, मेहनत करो। लिस्ट ऐसा ना हो कि यू। जब भी याद रखें लिस्ट आ जाए तो आगे शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बस आपने ये रूल याद रखना है। जब भी किसी सेंटेंस में लिस्ट आ जाए, ये किसी का माइक ऑन है, काइंडली बंद कीजिएगा। मैंने ये कहा जब भी किसी सेंटेंस में लिस्ट आ जाए तो आगे जो है शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो आंसर कोई बता सकते हैं आप में से? यू फेल, शुड फेल, शुड फेल, शुड फेल, शुड फेल होगा सर। ओके, शुड फेल। तो मैंने ये कहा क्या गया? लिस्ट जब भी आ जाएगा तो मैंने कहा कि सब्जेक्ट के बाद शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आपने ये रूल याद रखना है। जब भी लिस्ट आ जाए, ऐसा ना हो कि लिस्ट आ जाए तो उसके, हाँ मैंने आपको रूल ये बताया है कि लिस्ट जब भी आ जाएगा तो उसमें सब्जेक्ट के बाद शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। बस आपने ये याद रखना है, लिस्ट के बाद सब्जेक्ट के बाद शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन में दिया हुआ फेल, शुड फेल, वुड फेल और डू नॉट फेल। तो क्या आना चाहिए? फेल सर, शुड फेल। अब क्लियर है? जिसने पूछा था उनको क्लियर है? जी जी सर क्लियर है, थैंक यू। ओके, अच्छा अभी एक और स्लाइड है जिसमें मैंने जरन भी डिस्कस किया था, याद है? वर्बल्स हमने डिस्कस किए थे। तो अब हमें जान के साथ साथ जो ना प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उसमें से एक एक स्लाइड एड इसलिए करता हूँ कि वो रिपीट भी हो जाएगी, आपको याद भी आ जाएगा। और दूसरा उसमें कुछ एडिशन में जान के करता हूँ ताकि आप लोगों के लिए मजीद थॉट क्लैरिटी हो। जरन की मुख्तलिफ पोजीशन उस दिन हमने डिस्कस किया था कि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जब भी एज अ नाउन यूज होगा तो हम उसको जरन कहेंगे, यही कहा था ना? आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब व्हेन फंक्शन एज अ नाउन इज कॉल्ड जरन। अब हम देखें जरा इसकी पोजीशंस क्या क्या हो सकती हैं। एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है किसी भी वर्ब का। फॉर एग्जांपल देखें, डांसिंग इज एन आर्ट, डांस करना। मैंने कहा था उर्दू में ट्रांसलेट करें तो ना आएगा, तो डांसिंग इज एन आर्ट, ये एज अ सब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल देखें, आई लाइक स्विमिंग। आपको अगर इसका स्ट्रक्चर याद करेंगे तो उसको भी यानी समझने में आसानी होगी कि एज अ सब्जेक्ट आएगा तो वो फौरन से आप पहचान लेंगे। एक तो ना से ट्रांसलेट करके देखें, दूसरा एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा तो ये जरन होगा, दूसरा ये वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा तो भी जरन होगा, तीसरा देखें कंप्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट होगा तो ये वो भी जरन होगा। फॉर एग्जांपल देखें, माय फेवरेट एक्टिविटी, मेरी फेवरेट एक्टिविटी, ये पूरा एक सब्जेक्ट है। इज, अब यहाँ पर स्लीपिंग कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। माय फेवरेट एक्टिविटी इज क्या है? माय फेवरेट एक्टिविटी क्या है? स्लीपिंग है, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अगला देखें, एज ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, किसी प्रीपोजिशन के फौरन बाद भी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए तो आपने समझना है कि ये जरंड है। तो मैंने आपको 4 कंडीशंस बताई। शुरू में मैंने आपको कहा था कि whenever ing form of verb functions as a noun is called gerund। दूसरा जो तरीका या टेक्निक या टोटका मैंने आपको बताया था कि ट्रांसलेट करेंगे तो ना आएगा तो उससे आप पहचानेंगे कि वो जरंड है। तीसरी कंडीशन आपको ये बताई कि जब एज सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा तो वो जरंड होगा, जब वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा तो वो जरंड होगा। तीसरा मैंने कहा कि कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा तो वो जरंड होगा। चौथा मैंने आपको बता दिया कि प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर यानी प्रीपोजिशन के फौरन बाद आएगा तो वो भी क्या होगा? जरंड होगा। समझ आ रही है? जी सर। क्या क्या कह रहे, कौन पूछ रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं? नहीं समझ आई। आपने प्रीवियस जरंड वाला प्रीवियस लेक्चर में हम नहीं थे, समझ नहीं आ रहा। नहीं सर, नहीं थे जरंड वाली क्लास। ठीक है ठीक। मैंने ये कहा आपके पास नोटबुक है? नोटबुक? जी सर। मैंने ये कहा प्रीवियस क्लास में कि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जब कभी भी एज अ नाउन इस्तेमाल होगा तो हम उसको कहते हैं जरंड। यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जब भी एज अ नाउन काम करेगा तो हम उसको जरंड कहते हैं।
और दूसरा मैंने उसको तरीका बताया था कि इसको ट्रांसलेट करें तो ना आता है। डांसिंग इज एन आर्ट, डांस करना एक आर्ट है। आई लाइक स्विमिंग, मैं तैरना पसंद करता हूँ। माई फेवरेट एक्टिविटी इज स्लीपिंग, मेरी फेवरेट एक्टिविटी सोना है ना। इसी तरीके ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, वो पढ़ना पसंद करता है या वो पढ़ने का शौकीन है, तो पढ़ना। तो यहाँ पर देखें मैंने आपको आसान सा तरीका बता दिया, जब ना से ट्रांसलेट होगा तो वो चरण होगा। दूसरा मैंने तरीका ये बताया है कि ये एज सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा तो उसके फौरन बाद वर्ब आ गया, तो अब समझ आ रही ना कि यहाँ पर इज एन आर्ट किस बारे में इंफॉर्मेशन है, डांसिंग के बारे में, तो डांसिंग सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर देखें आई लाइक स्विमिंग, स्विमिंग ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अगले में देखें इज के बाद मैंने अभी समझाया था, इज एम आर के बाद डायरेक्ट जो है कोई भी नाउन इस्तेमाल होगा तो वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ एनजी फॉर्म ऑफ वर्ब एज कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल हुआ है। चौथे में देखें प्रेपोजिशन के फौरन बाद आ जाएगा तो ये भी जेरेंड होगा, मैंने ये भी बता दिया। एक तो आप लोग फौरन से आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जब नाउन के तौर पर काम करता है तो वो जेरेंड होगा। दूसरा मैंने आपको उर्दू में ट्रांसलेशन करेंगे तो ना से ट्रांसलेट होगा, वो जेरेंड होगा। तीसरा मैंने 4 सिचुएशंस आपको बता दी हैं, एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो, एज वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा, एज कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल होगा या एज प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा, तो ये जेरेंड होगा। अब क्लियर है बच्चे? जी सर। सर क्या कह अगर रहे हैं? आईएनजी नहीं होगा तो डांस इज एन आर्ट, अगर आईएनजी नहीं लग के खाली डांस होगा नहीं, तो वो क्या होगा? वो डांस तो वो तो सब्जेक्ट होगा, वो नाउन होगा। आईएनजी जब भी आएगा तो फिर वो जेरेंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, देखें आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जब भी एज अ नाउन काम करे तो हम उसको जेरेंड कहेंगे। क्लियर? यस सर। ओके सर सर अब एक्सक्यूज हम मी, आई आते हैव हैं। अ क्वेश्चन। जी पूछें। यस प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन है वो कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड है, जो आपने ऊपर जो पढ़ाया था तो वो मैंने ऊपर नहीं पूछा। अगर कोई सेंटेंस में जैसे कि आता है एडजेक्टिव भी आ जाता है, एडवर्ब भी, जैसे कि आपने ऊपर एग्जांपल में कहा था फुटबॉलर, तो फुटबॉलर वो उसकी एडजेक्टिव भी हो सकती है, लेकिन आपने उसको कहा था कॉम्प्लीमेंट है। क्या हम कॉम्प्लीमेंट को एडजेक्टिव एडवर्ब भी कह सकते हैं या नहीं? गुड क्वेश्चन। देखें अगर मैं कहूँ इसी तरह मैंने अहमद इज अ बॉय कहा था ना, अहमद इज, अगर अहमद अंडरलाइन करेगा तो अहमद यहाँ पर सब्जेक्ट है। जब वो एग्जामिनर दोनों नहीं देगा। हेलो, आप मेरी आवाज सर सुन रहे हैं? डिस्टॉर्शन हो रही है आपकी आवाज में, रिपीट करें सर, रिपीट करें दोबारा। मैंने ये कहा कि असलम यहाँ पर अहमद जो है सब्जेक्ट भी है, अली जो है, सपोज अली इज प्लेइंग फुटबॉल है, अली प्रॉपर नाउन भी है ना, और अली सब्जेक्ट भी है। तो एग्जामिनर दोनों नहीं देगा, मेरा मतलब है यहाँ पर फुटबॉलर भी दे दे या वो एडजेक्टिव भी देगा, ऐसा नहीं होगा। एग्जामिनर या तो वो सेंटेंस के पर्सपेक्टिव में पूछेगा या पार्ट्स ऑफ स्पीच के पर्सपेक्टिव में। जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है। एग्जामिनर अगर वो पार्ट्स ऑफ स्पीच लेवल पे पूछेगा तो आपने उसी तरह आंसर करना है। एग्जामिनर जो है सपोज फुटबॉल पूछता है, नीचे दे देता है नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन, तो फिर आप फुटबॉल को क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। लेकिन अगर वो पूछता है कि यहाँ पर सेंटेंस के पर्सपेक्टिव में पूछता है कि ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है या एडवर्ब है या कॉम्प्लीमेंट है, तो आप उसी तरह आंसर करेंगे। समझ आ रही है? यस सर, लेकिन तो फिर कॉम्प्लीमेंट को हम क्या कहेंगे? जैसे कि एडवर्ब उसको आपने कहा कि ये ना ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है, राइट? तो कॉम्प्लीमेंट को हम क्या देखें, कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस के पार्ट्स को जब हम देखते हैं ना, सेंटेंस में प्रेडिकेट्स के पार्ट में ऑब्जेक्ट अगर उस पर्सपेक्टिव में पूछे ना कि सेंटेंस में से पूछे, सपोज एक जुमला दे दे, उसमें नीचे ऑप्शंस दे देता है आपको कि ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है या कॉम्प्लीमेंट है, तो आप उस हिसाब से आंसर करेंगे। अगर उसी पार्ट को अगर वो एग्जामिनर इससे पूछता है कि नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, तो फिर आप उस हिसाब से पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से आंसर करेंगे। अब आ रही समझ? ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। आपका नाम क्या है बच्चे? आपका नाम बता देना मुझे जरा, मैं आपको अब उसी हिसाब समझाता हूँ। सर मेरा नाम अमारा है, अमारा साहब। अच्छा, मैं कहता हूँ कि देखें हमारा इज अ स्टूडेंट कहता हूँ। अब यहाँ पर हमारा को अंडरलाइन करके वो पूछता है कि ये हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है या वो एडवर्ब है कहेगा, तो आप क्या कहेंगे? सर हमारा इज नाउन है।
नहीं, सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव में पूछा, नाउन से मैंने पूछा ना, सब्जेक्ट है ना। अगर एग्जामिनर जो है वो पूछता है कि ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है या एडवर्ब है, तो आप क्या कहेंगे? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट अगर एग्जामिनर यहाँ पर नीचे ऑप्शन दे देता है ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है, फिर क्या कहेंगे? नाउन बस अब आप, वो एग्जामिनर जिस तरह से ऑप्शन दे देता है उसके मुताबिक, कभी हम चूंकि सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ जा रहे हैं। आपने अभी फिलहाल यहाँ पर यही समझना है, आगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा एग्जामिनर वहां से देगा तो कैसे आंसर करना है। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। ओके, अब देखें जरा, अहमद गिफ्टेड मी अ कार, एक सेंटेंस है। अगर अहमद अंडरलाइन हो, अहमद नाउन भी है, अहमद सब्जेक्ट भी है। एग्जामिनर अगर इस पर्सपेक्टिव में, सेंटेंस के इंग्रेडिएंट्स के पर्सपेक्टिव में सवाल करेगा तो नीचे ऑप्शन देगा कि ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है। और अगर वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के एस्पेक्ट में सवाल पूछेगा तो कहेगा कि ये प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये कंक्रीट नाउन है। समझ आ रही है? अच्छा, यस सर। ओके, अब यहाँ पर देखें, अहमद गिफ्टेड मी अ कार, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मी भी ऑब्जेक्ट है, अ कार भी ऑब्जेक्ट है। देखें, गिफ्टेड वर्ब है, मी भी ऑब्जेक्ट है और कार भी ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा? एग्जामिनर सपोज मी को अंडरलाइन करे, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, पूछ सकता है। एग्जामिनर कार को अंडरलाइन करे और हमसे पूछ सकता है कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो इसके जो मैं आपको टेक्निक्स बताता हूँ, अपने टेक्निक याद रखने हैं इसमें, उसमें लिखने हैं आपने टेक्निक्स। स्लाइड नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर। जी सर, आ रही। हाँ, अभी टेक्निक्स क्या है अपने रजिस्टर में लिखने हैं। अगर होम को आंसर करेगा, किसको दिया है, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और व्हाट को आंसर करेगा तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पर बता सकते हैं मी किसको आंसर करता है? मी इनडायरेक्ट होम को आंसर कर रहा ना, किसको दिया है, ही गिफ्टेड मी, होम को आंसर करता है। तो यहाँ होम को आंसर कौन सा ऑब्जेक्ट करता है, मी करता है या कार करता है? नजर नहीं आ रही है। ओके, मैं फिर से करता हूँ, एक मिनट। स्लाइड तो है सर, नजर तो आ रही है, पता नहीं उन पर्सनल कोई इशू है। अच्छा, मैं जरा फिर से करता हूँ सर, अगर कोई इशू आता है उनको तो मैं अभी मैंने फौरन से रिकैप करना है, जरा एक्टिव रहें आप लोग, एक्टिव रहें प्लीज। मैंने ये कहा कि इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, जो होम को आंसर करेगा वो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर होम से मुराद किसको और क्या को आंसर करेगा, व्हाट को आंसर करेगा, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर मी देखें, होम को आंसर करता है, कार जो है व्हाट को आंसर करता है, ही गिफ्टेड डैश अ कार। यहाँ पर मी, होम, यहाँ पर मी होगा। एक तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया। दूसरा तरीका मैं आपको और बता रहा हूं, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के दरमियान होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान होता है। दरमियान में कौन सा है? मी है ना, तो मी को आप क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। ये तो इस तरह से याद रखेंगे। तीसरा जो टेक्निक मैं ये बता रहा हूँ, सम बॉडी जो होगा, कोई पर्सन होगा, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, समथिंग जो होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ये तरीका भी है, देखें जरा कि यहाँ पर सम बॉडी क्या है, मी है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। समथिंग क्या है, कार है, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सेकंड वाली टेक्निक चौथा तरीका मैंने ये कहा, सम बॉडी जो होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, समथिंग जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर सम बॉडी में मी है और समथिंग में क्या है, कार है। अच्छा, एक और टेक्निक बता रहा हूँ, फोर्थ टेक्निक जरा देख लें। एक पे हाथ रखें, अकार पे हाथ रखें, ही गिफ्टेड मी, क्या समझ आ रहा है, सेंटेंस समझ आ रहा है? जी सर। अगर कार को और आकार को हटा देता हूं, ही गिफ्टेड मी कहता हूं, तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है?
नहीं है सर, नहीं है। लेकिन अगर मैं ही मी पे हाथ रखता हूं, मैं कहता हूं ही गिफ्टेड अ कार, अब सेंटेंस समझ आ रहा है? आ रहा है ना? यस सर। जी सर। इसका मतलब है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, बच्चे की आवाज जरा बंद कीजिएगा काइंडली। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो कंपल्सरी पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, उसके बगैर सेंटेंस की बात समझ नहीं आएगी, सेंटेंस में जो सेंस है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शनल पार्ट होता है, इसको अगर हाथ भी रखेंगे तो आपको बात समझ आ जाती है। देखें, अहमद गिफ्टेड अ कार, फौरन से समझ आती है, लेकिन अहमद गिफ्टेड मी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हटा देंगे तो बात समझ नहीं आएगी। तो मैंने आपको 3-4 टेक्निक्स बता दी कि सम बॉडी होगा तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, समथिंग होगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जो हुम को आंसर करेगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जो व्हाट को आंसर करेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ये भी बता दिया। चौथा तरीका ये बता दिया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान जो होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। पांचवा तरीका भी आप लोगों को बता दिया कि सम बॉडी जो होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और समथिंग जो होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। अब हम आते हैं वोकैबुलरी की तरफ। बस मेरे पास टाइम कम है, मेरी क्लास 4 बजे। तो आर्गुमेंट कहते हैं इंक्रीज करना, बढ़ाना, आर्गुमेंट इंक्रीज करने को कहते हैं। कंप्लेसेंट कहते हैं मुतमईन होना, पुरइत्मीनान शख्स, यानी कंप्लेसेंट, सेल्फ सेटिस्फाइड, पुरइत्मीनान। ड्रोल यानी कहते हैं अम्यूज करना, मसखर यानी तमस्खराना जिसे कहते हैं ना, मजाक उड़ाने के मीनिंग में, जो एंटरटेन करता है। ड्राइली अम्यूजिंग यानी किसी को एंजॉय करवाना, एंटरटेन करना, उस मीनिंग में इस्तेमाल होता है। गैलेंट जो है ये एक सेलिंग शिप है, जो समंदर में तैरने वाला एक शिप है पुराना, उसको गैलियन कहते हैं। इंटरमिटेंट जो है वो कहते हैं वक्फे वक्फे से, जैसे हम कहते हैं ना इंटरमिटेंट, बारिश हो रही है, सेप्रोडिक रेन, इंटरमिटेंट, इरेगुलर, कंटिन्यूअल भी होता है एक वर्ड वक्फे से। जैसे हमने अक्सर मूवी देखते हैं तो इंटरमिशन लिखा आता है बीच में, यानी मूवी के। इंटरमिटेंट वक्फा यानी वक्फे वक्फे से कोई काम हो रहा है तो उसको कहते हैं इंटरमिटेंट। मैटिगेट कहते हैं कम करना, एलिविएट करना, लेसन करना, रिड्यूस करना, मैटिगेट करना, कम करना। परफिडी कहते हैं ट्रैकरी को, परफिडी कहते हैं ट्रैकरी, किसी को किसी धोखाबाजी करना, ट्रैकरी कहते हैं धोखाबाजी करना। ट्रैकरस कहते हैं जो धोखाबाजी करने वाला शख्स। क्वेंड्री कहते हैं पजलिंग यानी डिलेमा या परप्लेक्स, पेचीदा कोई ऐसी चीज जो समझ नहीं आती है, कंफ्यूज करती है। डिलेमा भी कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन जिसमें इंसान कंफ्यूज हो, फैसला ना कर सके, उसको कहते हैं डिलेमा। पजल की होना यानी पजल होना, पजलिंग सिचुएशन उस सेंस में इस्तेमाल होता है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। स्ट्रिफल कहते हैं सुप्रेस करना किसी चीज को। वायरुलेंट कहते हैं डेंजरस और हार्मफुल के इस मीनिंग में इस्तेमाल होता है। अच्छा, आगे मैंने आपको कुछ निमोनिक्स बताए हैं। एमबी, जब कभी भी एम्फी और एमबी आ जाएगा तो इसका मतलब होता है बोथ, दोनों। दोनों ये एम्फीबियंस कहते हैं ना, एम्फीबियंस वो जानदार जो यानी दोनों जगहों में रहते हैं, लैंड में भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं। मेल का मतलब है बेड। बेन और बॉन जब भी कहीं इस्तेमाल होगा उसका मतलब होता है गुड। वोलेंट और वेलेंट का मतलब है थॉट्स और विशेस के लिए इस्तेमाल होता है। डेक्स्ट्रस या डेक्सटेरिटी स्किल के लिए इस्तेमाल होता है। इंट्रो कहते हैं इनसाइडर और एक्सट्रो कहते हैं आउटसाइडर। अब ये आप लोगों ने आगे जितने भी वर्ड्स दिए हैं इसके मीनिंग आप लोगों ने खुद निकालने हैं। मैं एक दो आप लोगों को निकाल के बता देता हूँ। एम्फीबियस, एम्फी कहते हैं टू को, फीबियस वो जानदार जो दो जगहों में रहते हैं, जानदार यानी वो लैंड में भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं। अच्छा, एम्बी पेरस वो प्लांट्स को कहते हैं जिसमें फूल भी होते हैं और जिसमें पत्ते भी होते हैं। एम्बिग्विटी, एम्बी कहते हैं टू, ग्विटी का मतलब दो सिचुएशन का शिकार हो जाना, यानी मुबहम, अनक्लियर थॉट्स आती है ना जिसमें क्लियर ना हो। एम्बी डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस का हमने पढ़ा था स्किलफुल। एम्बी कहते हैं टू को, यानी एक ऐसा शख्स जो अपने दोनों हाथों से इक्वली जो है वो लिख सकता है। आप में से किसी ने वो जो पी के मूवी देखी होगी तो उसमें वो जो वायरस का कैरेक्टर था वो दोनों हाथों से लिखता था बोर्ड पे, याद है कुछ? हाँ जी सर। एक ऐसा शख्स जो दोनों हाथों से
फुर्ती के साथ काम कर सकता है तो उस शख्स को कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। मेल का हमने ऊपर वर्ड पढ़ा था, मेल बैड को कहते हैं, वलेंट कहते हैं विशेस को, यानी बुरे ख्यालात जहन में आना जो है मेलेवलेंट होता है। बेन कहते हैं गुड को, वलेंट यानी अच्छे ख्वाहिशात रखना किसी के लिए। एम्बीवेलेंट कहते हैं, एम्बी टू को कहते हैं, वेलेंट कहते हैं विशेस को, यानी आपके जहन में दो किस्म के थॉट्स आते हैं, कंफ्यूज होते हैं, आप फैसला नहीं कर पाते हैं, तो उसको कहते हैं एम्बीवेलेंट सिचुएशन। डेक्सटेरिटी कहते हैं स्किल को। बोनाफाइड, बोना का हमने वर्ड पढ़ा था गुड, बोनाफाइड ओबीडियंट के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। बेनिफैक्टर, बेन का हमने पढ़ा था गुड, फैक्टर द पर्सन जो आपके अच्छाई के बारे में सोचता है, मोहसिन जिसे हम कहते हैं। बेनेफिसेंट, ये भी एहसान करने वाला, बेन कहते हैं गुड को। बेनाइन, बेन कहते हैं गुड को, बेनाइन कहते हैं काइंड। मेलेशियस मेल से निकला है तो मेल का हमने करा था बैड, मेलेशियस कहते हैं जो दूसरों के लिए बुरे इन्हें अजाइम रखता है। एम्बिएंट, अच्छा ये अब आप लोगों ने खुद ऐसा करना है कि बाकी जो वर्ड्स हैं इनको एम्बी वर्ड कहते हैं जिसके अंदर यानी जो देखें जो यानी एक इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट कहते हैं जो तन्हाई पसंद होता है, और एक्सट्रोवर्ट वो होता है जो यानी महफिलों में बैठता है और बहुत लोगों में सोशल होता है। एम्बीवर्ट कहते हैं कि ऐसा शख्स जो बाज़ औक़ात तन्हाई में बैठता है, बाज़ औक़ात बड़ा महफिलों में बैठता है, तो दोनों सिचुएशन को मतलब वो करता है। एम्बीसिंस्टर जो होता है एक ऐसा शख्स जो दोनों हाथों से, एम्बी कहते हैं टू को, सिंस्टर यानी दोनों हाथों से माजूर होगा, तो उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है। यहाँ तक क्लियर है? सर लास्ट वाला रिपीट करें अगेन। एम्बीसिंस्टर कहते हैं, एम्बी कहते हैं टू को, और सिंस्टर कहते हैं जो एक ऐसा शख्स जो दोनों हाथों से माजूर हो। एम्बीडेक्स्ट्रस उसको कहते हैं जो दोनों हाथों से फुर्ती से काम करता है, और वॉइस कट रही है बार-बार। एम्बीसिंस्टर जो होता है वो शख्स होता है जो दोनों हाथों से माजूर हो, दोनों हाथों से माजूर हो। ठीक हो गया?